गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। चलिए डेली की करंट अफेयर्स पे मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज 29 नवंबर है और आज की टॉप करंट अफेयर्स में आज आपके सामने लेके आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 नवंबर की टॉप करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर करंट अफेयर से रिलेटेड एक एक चीज आपको मिलेगी। साथ ही साथ एनडीए, सीडीएस या डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड एक एक इंफॉर्मेशन भी उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक है, चलिए आज का पहला करंट अफेयर्स हमारे सामने है बेटा। PBG10 इज अ न्यू वैरायटी ऑफ। तो भैया PBG10 जो है ये किसकी एक नई वैरायटी है, नई किस्म है ना। तो ऑप्शन है चिकपिया, चना, वीट, पैडी, मस्टर्ड। तो PBG10 की अगर हम बात करते हैं तो ये चिकपिया मतलब चने की एक नई नस्ल है जो कि पैदावार को डबल करने के लिए बनाई गई है। इसकी खास बात क्या है, ये चने की पैदावार को डबल करेगा और चने में जितना प्रोटीन मिलता है उससे ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं PBG10 के बारे में तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, उसने इसको बनाने में पहल करी है। इसे ध्यान रखिएगा। PBG की पहली वैरायटीज बहुत रही है, 4, 5, 6, 7, 8 तक की अलग अलग वैरायटीज रही हैं। तो PBG जो भी वैरायटीज रहेंगी वो चिकपिया मतलब चने से संबंधित रहेंगी, इसे आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एंड ट्रॉपिकल क्रॉप्स का जो हेडक्वार्टर है वो आपका तेलंगाना हैदराबाद में है। उन्होंने इसको बनाने में इस पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मदद करी है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी नई वैरायटी है, इसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, है ना। चिकपिया डेवलप्ड बाय पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हायर प्रोटीन कंटेंट नियर अबाउट 21.6%, लार्जर सीड्स, है ना, और डिजीज रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा ये, है ना। तो ये सारी की सारी इसके अंदर अच्छी बातें हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, PM मोदी इनॉर्गेट सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडियन फैसिलिटी इन, है ना। तो भैया भारत में पहला एयरक्राफ्ट सर्विस फैसिलिटी शुरू की गई है। कहाँ पे की गई है? वो की गई है आपकी हैदराबाद में। किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज शुरू की गई है। इससे इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस इंडिया में भी बोल सकते हैं कि इन इंजन्स का रिपेयरिंग चालू हो जाएगी। तो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा फ्यूचर है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोदी जी ने हैदराबाद में इसे इनॉर्गेट किया है। GMR एरोस्पेस का जो पार्क था वहां पे इसकी शुरुआत की गई थी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सैफरन जो है ये आपकी कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क, है ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो है, वहां से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको शुरू करा था ना, ये वहां पे शुरू हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। और ये सैफरन कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PM मोदी अनवील स्काई रूट बिल्ड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट नेम, है ना। तो पहला प्राइवेट रॉकेट बनाने वाली कंपनी का नाम स्काई रूट था। ये पेपरों में काफी आ चुका है, NDA CDS के पेपर में। तो उसने अपना पहला इंडिजीनियस प्राइवेट रॉकेट जो लॉन्च कर रही है, वो लॉन्च के लिए तैयार, उसका नाम क्या रखा था? रोवर 1, विक्रम 1, प्रज्ञान M, विक्रम S। तो इसका आंसर क्या है? विक्रम 1, है ना। विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया था, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, है ना। तो इसीलिए इसका नाम विक्रम रखा गया है। ठीक, ये देखिए विक्रम 1 ये जो है स्काई रूट एरोस्पेस लॉन्च करेगा। मोदी जी हैदराबाद गए थे तो उन्होंने यहाँ पर भी इसको इनॉर्गेट किया था ना। PM मोदी virtually inaugurate Hyderabad-based space tech startup Skyroot Aerospace Infinity Campus and unveil India's first commercial orbital rocket, that is Vikram 1, will launch satellite into low Earth orbit, LEO रॉकेट है ये, इसे ध्यान रखिएगा। विक्रम 1, तो विक्रम 1 किससे बना है? स्काई रूट ने, ये ध्यान रखिएगा। स्काई रूट का जो पहला आपका रॉकेट है उसका नाम क्या है? विक्रम S। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ WPL? तो भैया WPL की कल हो गया ऑक्शन, है ना। अब ऑक्शन हो गया तो अब ऑक्शन होने के बाद काफी सारी चीजें निकल के आई। पहली चीज तो विमेन प्रीमियर लीग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 5 टीमें हैं इसमें। मुंबई इंडियन है, RCB है, RCB के अलावा आपका यूपी वॉरियर्स है, फिर आपका गुजरात टाइटंस है और आपका दिल्ली, है ना। तो दिल्ली कैपिटल्स है। कुल मिला के 5 टीम है। इसमें से अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस 2 बार टाइटल जीत चुका है, RCB 1 बार जीत चुका है। और उसमें अगर देखा जाए तो 3 एडिशन ही हुए हैं। और अब तक 3 साल में सबसे महंगी प्लेयर कौन रही हैं? वो रही हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को 3.4 करोड़ में रिटेन किया है ना। लेकिन इस बार जो कल ऑक्शन हुआ है ना, लास्ट इस वीक में जो ऑक्शन चल रहा था, उस ऑक्शन में सबसे महंगी प्लेयर जो रही दीप्ति शर्मा रही। दीप्ति शर्मा जो थी उन्होंने 3.2 करोड़ का उनका रहा। तो दूसरी सबसे महंगी प्लेयर दीप्ति शर्मा हो गई है, यूपी वॉरियर के लिए खेलती है। वैसे तो सबसे महंगी प्लेयर जो है WPL की कौन है? स्मृति मंधाना is an Indian international cricketer and vice captain of the Indian women national team. She was the part of Indian team that won the 2025 World Cup, the Women Asia Cup in 2016. She also won a gold medal in 2022 Asian Cup, Asian Games and silver medal in 2022 Commonwealth Game. तो ये सब चीजें हैं। स्मृति मंधाना ने 9,500 रन स्कोर कर रखे हैं। तो इनको आप जानते हैं आजकल चर्चा में भी चल रही हैं। चर्चा में चलने की वजह है इनकी शादी को लेकर जो चर्चाएं चल रही है ना। काफी सारे आप लोगों ने सुने होंगी चीजें। तो बताइए इनके मंगेतर का नाम मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया इज प्राइमरी इशूड बाय। भाई देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर चर्चाएं हमेशा गर्म रहती हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन भारत का बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और हमें इसे सही करने के लिए बहुत काम करना है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 पैरामीटर होते हैं, है ना। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेड होता है, अमोनिया होता है। इन्हीं 8 के डेटा पर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार होता है, जो कि अपनी सबसे बुरी कंडीशन में है। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये जो 2 हैं, ये इसमें सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट है ना। PM2.5 एंड PM10 particulate matters of 2.5 diameters एंड particulate matter of 10 diameters, ये इस वक्त हमारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरे इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरा हुआ है और इसको सुधारने का समय आ गया है। भारत सरकार को इस पर कड़े कदम लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ये एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम से खराब और वर्स कंडीशन में चले, वर्स से और बुरी कंडीशन में चला गया। इससे ज़्यादा कुछ और ख़राब नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए धीरे धीरे ही हम स्टेप ला सकते हैं। और इंडिया में इसको इशू करने वाली जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है वो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपका 1974 में ये आया था, है ना। और तब से ये काफ़ी सारी चीज़ें करता है। तो रिसेंटली 2015 से एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है इंडिया का, और 10 साल में हमने अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को और बुरा ही कर लिया है ना। तो हमें इसमें और सुधार की ज़रूरत है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज के टाइम का एक बहुत चर्चा का विषय, क्योंकि जो सांस हम ले रहे हैं अगर वही हमारे साफ नहीं है, हम सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं या सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो फिर क्या वैल्यू रह जाएंगी चीज़ों की। तो हमें एक प्योर एयर चाहिए। और इसका जितना भी जो भी बोलें कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल रोल जो निभाते हैं वो कौन निभाते हैं? वो निभाते हैं प्लांट्स। तो एफॉरेस्टेशन करना हमारी प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम इसे करेंगे तभी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 0 से 50 के बीच अगर इंडेक्स होता है तो ग्रीन लाइट चलती है, गुड। 51 से 100 के बीच है तो सेटिस्फैक्ट्री है, पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही चलता है, ठीक है। 101 से 200 मॉडरेट, कोई दिक्कत नहीं है। बट 201 से 300 के बीच पुअर है, जो कि पूरे इंडिया का चल रहा है। और 301 से 400 बीच वेरी पुअर, यूपी का चल रहा है। और 400 प्लस से 500 सीवियर, जो दिल्ली में चल रहा है, बल्कि दिल्ली में तो इससे ऊपर चल रहा है। तो अभी देखा जाए तो हमारी कंडीशन बहुत दिन ब दिन बुरी होती जा रही है, तो इसे ध्यान रखिएगा।
और सीपीसीबी के किसके अंदर आता है? ये अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सबसे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन विच ईयर? तो भैया कॉमनवेल्थ गेम को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं आजकल, काफी गर्म है और एक बर्निंग टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम बात करते हैं तो ये वो मतलब कॉमन नेशंस होते थे जहां पर कभी ब्रिटेन का रूल हुआ करता था या ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। तो उन नेशंस को मिलाकर कॉमनवेल्थ नेशन या कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत की गई। कॉमनवेल्थ नेशन से ही कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत की गई और इसमें किसी भी देश को जबरदस्ती बाउंड नहीं किया गया है, जिसकी मर्जी है वो इसमें जुड़ सकता है, जिसकी मर्जी वो इसमें ना जुड़े। तो कुल मिलाकर कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें उसमें 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है आज के टाइम पे। कितनी करती? 11 देश होते हैं ब्रिटेन को मिलाकर, है ना। और ये कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुआ था? 1930 में। 1930 में कनाडा हैमिल्टन में सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था और उसके बाद से हर 4 साल में ये आयोजित होता है। अब 2030 का जो टाइम है ये इस कॉमनवेल्थ के लिए एक 100 साल पूरा होने का समय आ रहा है और ये 2030 का इसका जो 100वीं वर्षगांठ की जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहाँ होंगे? वो होंगे इंडिया में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इंडिया में अहमदाबाद इसका मेन वेन्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2030 का जो कॉमनवेल्थ है उसमें भारत ने मेजबानी फाइनली ले ली है और इसीलिए ये काफी चर्चा में है। 2026 में आपका जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो ग्लासगो में होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ को लेकर चर्चाएं बहुत गर्म है और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो 100 साल पे हो रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की देखें तो इस क्वेश्चन में आंसर है 1930। पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ? 1930। कहां पे हुआ? कनाडा में हुआ। ठीक है, कनाडा हैमिल्टन में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। 11 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या 11 अलग अलग देशों का इसमें मेन हिस्सा रहता है। ठीक है, पहला कॉमनवेल्थ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहा। ठीक है, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन 1930 इन हैमिल्टन, कनाडा। The event was initially called the British Empire Game and has held every 4 years since, with the exception of 1942 and 46 due to World War II। तो ये 2 बार आपका नहीं हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये 2 बार नहीं हुआ है, 42 और 46 में। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड नेपाल कमेंस्ड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025। इट इज द डैश एडिशन। तो ये कौन से नंबर का एडिशन है? तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो इंडिया नेपाल के बीच होती है। इस बार का जो एडिशन है वो 19 एडिशन है और ये 19 एडिशन कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है इंडिया में। इंडिया में का पिथौरागढ़ उत्तराखंड। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज होगी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलो तो सूर्य किरण में भारत का असम राइफल भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और इंडिया आर्मी और नेपाल की आर्मी के बीच का जॉइंट एक्सरसाइज है। द 19 एडिशन ऑफ सूर्य किरण 2025 कमेंस ऑन नवंबर इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड इंडिया एंड विल कंटिन्यू टिल दिसंबर 8। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 2026 T20 वर्ल्ड कप? भैया T20 वर्ल्ड कप 2026 का भारत में होना है। भारत और श्रीलंका इसे होस्ट करेगा। कौन सा? T20 वर्ल्ड कप, मेल वर्ल्ड कप। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है भैया? वो है आपके रोहित शर्मा। 20 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। बेटा कितनी टीम करेंगी? 20। और ये 20 टीम्स का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है। रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंट एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? नालसा मीन्स नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी।
का जो चेयरमैन है वो कौन बना, जस्टिस संजय यादव, विक्रमनाथ, सूर्यकांत, B.R. गवई। तो ये तो रिटायर हो गए और ये चीफ जस्टिस है, ये दोनों तो नहीं होंगे। तो बचा कौन, बचे A और B, तो इसमें B आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रमनाथ जो है ये इस वक्त सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं तो विक्रमनाथ सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहा तो 2027 में ठीक है 54 जो चीफ जस्टिस बनेंगे, 54 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनेंगे वो यही बनेंगे, है ना, अगर सब कुछ सही रहा तो, है ना। तो विक्रमनाथ विल बी बिकम द 54 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विक्रमनाथ जी जो है वो बनेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। इस वक्त वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नालसा के, इसे ध्यान रखिएगा। विक्रमनाथ जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलुमनी भी रहे हैं, प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जज से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, है ना। वैसे तो स्टार्टिंग में इलाहाबाद में काफ़ी टाइम तक एडवोकेट थे, फिर उसके बाद इन्होंने एज अ जज यहाँ पर अपने जस्टिस होने की कैरियर की स्टार्टिंग करी। फिर गुजरात के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और इस वक्त वो सीनियर मोस्ट जजों की कैटेगरी की टॉप कंटेंडर्स में सबसे ऊपर है। और 2027 में जब सूर्यकांत जी रिटायर होंगे तो इनके रिटायरमेंट के बाद अगला जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, जस्टिस विक्रमनाथ, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, जितने भी जज होते हैं इनकी रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर्स, अप टू 65 ईयर तक वो जज रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट का, बट उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं जस्टिस विक्रमनाथ जी को, है ना, और नालसा के अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 कमेंस्ड एट। तो भैया थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो ये जो तीसरा चाणक्य डिफेंस डायलॉग है वो पटना, बनारस, मुंबई, न्यू दिल्ली में से कहाँ पर हुआ। तो भैया इसमें आर्मी के सारे लोग इकट्ठा थे, नेवी के और एयरफोर्स के, और ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पे बात हुई और इंडिया के सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात हुई कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में सब हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर जो हमारी फौज है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं या मेन चीज़ें उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ग्रेज द इनॉग्रल सेशन ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन आर्मी सेमिनार चाणक्य डिफेंस डायलॉग इन न्यू दिल्ली ऑन नवंबर 27। तो 27 नवंबर की ये घटना है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई कि इसके बारे में, हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। बाकी डेली की करंट अफेयर इसी तरह से चलती रहेगी। बीच में 1-2 दिन आपकी करंट अफेयर नहीं हुई, ठीक है, तो उसकी कुछ पर्सनल इश्यूज थे मेरे, तो हेल्थ इश्यूज और अलग अलग इश्यूज थे जिसके चलते नहीं हो पाई, लेकिन अब आपसे आपकी रेगुलर क्लास ऐसे चलती रहेगी। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।